Welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about a brief account of evolution. ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन. इससे पहले हम लोगों ने हार्डी-वेनवर्थ प्रिंसिपल के बारे में देखा था. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा. जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके. तो देखो बच्चों, सबसे पहले अबाउट 2000 मिलियन ईयर पहले, यानी कि ये MYA मिलियन ईयर एगो, जो पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ द लाइफ अपेयर हुआ था अर्थ के ऊपर. मतलब ये हुआ कि जो पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ था वो लगभग 2000 मिलियन ईयर पहले इस अर्थ के ऊपर अपेयर हुआ था. द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट ऑफ gained macromolecules could evolve into the cell with membranous envelope is not known. मतलब ये हुआ कि एक नॉन लिविंग यानी कि नॉन सेल्यूलर चीज़ों से, नॉन लिविंग थिंग्स से किस तरह से एक नॉन सेल्यूलर बना और नॉन सेल से किस तरह से सेल बना, इस चीज़ का प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है. सम ऑफ दिस सेल हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन. लेकिन इतना हम लोगों को पता है कि जो भी सेल इस दुनिया में इवॉल्व हुए उनके पास एबिलिटी थी कुछ के पास कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करें. द रिएक्शन हो रहा था, द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू लाइट रिएक्शन. जो रिएक्शन है वो लगभग लाइट रिएक्शन के ही जैसा था. ठीक है, लाइट रिएक्शन के जैसा था, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है. वाटर टूटता है और हेल्प करता है, सोलर एनर्जी की वजह से कैप्चर होता है और इस तरह से लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं और फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. स्लोली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो बिकम मल्टी सेल्यूलर बन जाते हैं. और लगभग 500 मिलियन ईयर पहले जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो इस दुनिया में आए, एक्टिव हुए. उसके बाद फिर जो जॉलिस फिशेस थे वो इवॉल्व हुआ लगभग 350 मिलियन ईयर एगो. फिर इसके बाद जो सीवीड्स थे वो और कुछ प्लांट लगभग 320 मिलियन ईयर पहले आए. अब वी आर टोल्ड डेट, हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेट इन्वेडेड लैंड वो प्लांट था. ठीक है, जो पहला ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो दुनिया में आया कौन था, प्लांट था कि एनिमल था. तो ये भी क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है. तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, ये देखो NCERT चीख के कह रहा है कि पहला ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में आया वो प्लांट था. ठीक है, इसके अलावा जो लैंड के ऊपर जो पहले बार आया वो था. ठीक है, दे आर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड. ठीक है, जब तक एनिमल इस दुनिया में आया तब तक मतलब लैंड पे आया तब तक ये हर जगह फैल चुके थे. फिश विथ स्टॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड गो बैक टू वाटर. यानी कि ये उस वक्त की बात है बच्चों जब पूरी दुनिया में हर तरफ समझने की कोशिश करो कि हर तरफ प्लांट फैल चुके थे लैंड के ऊपर. उसके बाद फिर एनिमल आया, एनिमल में भी सबसे पहले फ़िश आया. और जिस वक्त फ़िश इस लैंड के ऊपर आया था तो दोनों चीज़ें करता था. देखो, ये मान लो पानी था, ये इसके अंदर फ़िश है और ये हमारा लैंड था. ठीक है, तो ये बाहर भी जाती थी और अंदर भी आती थी. तो वही बोल रहा है कि कुड मूव ऑन लैंड गो बैक टू द वाटर. दिस वाज, ये लगभग 350 मिलियन ईयर पहले की बात है. और इन द 1938 यानी कि 1938 में एक फ़िश पकड़ा गया. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में. जो उसका नाम क्या था? उसका नाम पड़ा सीलाकांत, विच वॉज ब्रॉट टू बी एक्सटिंक्ट. माना जाता है कि 1938 में एक साउथ अफ्रीका में एक फ़िश को पकड़ा गया जिसका नाम था सीलाकांत. वो अब एक्सटिंक्ट कर चुका है, विलुप्त हो चुका है. ठीक है, दिस एनिमल आर कॉल्ड लोब फिन्स इवॉल्व इनटू. इस एनिमल को क्या बोला गया? लोब फिन्स बोला गया. जो कहाँ से इवॉल्व हुआ है? जो इवॉल्व हुआ है फर्स्ट एम्फीबियंस जिसको माना जाता था, जो कि लिव करता है बोथ वाटर और पानी दोनों में, वाटर एंड लैंड दोनों पे रहता था. यानी कि एक ऐसी मछली जो 1938 में जिसको ढूंढ के निकाला गया, साइंटिस्ट को मिला. तो उस मछली के बारे में ख़ास बात ये है कि उसको पहला एम्फीबियन कंसिडर किया गया है. और क्योंकि वो पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहता था. देयर आर नो स्पीशीमेंस ऑफ दिस लेफ्ट विथ अस. ठीक है, इस तरह का कोई स्पीशीमेंस हमारे बीच मौजूद नहीं है. हाउएवर दीज वेयर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग. हालांकि ये अभी के जो फ्रॉग हैं उन सबके एंसेस्टर हैं. एंड फ्रॉग एंड सालामेंडर्स. ठीक है, एम्फीबियंस इवॉल्व किस में करता है? रेप्टाइल में. एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल.
दे ले थिक शेल्ड एग विच डोंट ड्राई अप इन सन लाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। इसके पास क्या था, रेप्टाइल्स के पास खास बात ये है कि उसका जो शेल होता है, उसका जो एक का जो शेल होता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से वो ड्राई नहीं करता है, जैसे कि एम्फीबियंस में कर जा रहा था। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स जैसे कि टर्टल्स, टॉर्टवाइज, क्रोकोडाइल, यानी कि अभी के टाइम पे हम लोग जो रेप्टाइल देखते हैं उसके कुछ ही लोगों को देख पाते हैं, सबको नहीं देख पाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हुआ, टॉर्टवाइज हुए, टर्टल्स हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ये पहली बार यहाँ पे आया। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन की अगर हम बात करें, 200 मिलियन ईयर पहले तो रेप्टाइल्स हैं, ये बच्चों एक बार पहले फिगर देख लेते हैं। देखो इससे पहले भी एक तो फिगर था, ये एकदम ज़रूर से ज़रूर मतलब इसको अपना VVI करके याद कर लो। ये वाला बहुत बार ये ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछ लेता बहुत ईजीली। ये ग्राफ दे देगा, मान लो यहाँ से 2 ठो नाम, ये नाम हटा देगा, अच्छा इसको और इसको एक्सचेंज कर देगा, बोलेगा कि क्या ग्राफ सही है। या फिर देखो यहाँ पे डिसेंडर्स कौन है, सबसे पहले क्लोरोफाइट्स आए, क्लोरोफाइट के सबसे पहले है, उसके बाद फिर ट्रैकियोफाइट है, क्लोरोफाइट से एक और ब्रांच निकला ये वाला जो कि ब्रायोफाइट की तरफ गया, ठीक है। ये कब की बात है, ये टर्शियरी पीरियड की बात है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकियोफाइट की बात करेंगे, ट्रैकियोफाइट के बाद फिर राइनिया टाइप की बात करेंगे। राइनिया और ट्रैकियोफाइट के बीच में एक और ब्रांच यहाँ से देखो निकला है, जिसको जोस्टेरोफाइलम बोलते हैं। यहाँ से फिर 2 ब्रांचेस देखो निकल के जा रहा है, एक है हर्बेसियस ल्यूकोपोड्स का और एक यहाँ पे गया। उसी तरह यहाँ से सिलोफाइटोन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो जिम्नोस्पर्म सीड बियरिंग फॉर्म्स आए, यहाँ से 2 ब्रांच यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए। इसके अलावा ये वाला ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पीरियड में कौन एनिमल आया, जैसे आपको ईरा याद होना चाहिए, जैसे क्वाटरनरी ईरा, टर्शियरी ईरा, या फिर जुरासिक पीरियड सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था। जुरासिक पीरियड ही वो पीरियड था जब डायनासोर्स जो थे वो ये देखो बहुत ज़्यादा इस दुनिया में प्रेजेंट थे। लेकिन जो जुरासिक के बाद जो पीरियड आया यानी कि टर्शियरी पीरियड, वहाँ पे डायनासोर्स देखो एक्सटिंक्ट कर गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। तो यही वो दौर था बीच में जब डायनासोर्स के लिए अच्छा नहीं था। इसके अलावा फिर ट्रायसिक पीरियड है या फिर कार्बोनीफेरस पीरियड है। तो ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए। इसके अलावा चलो आगे देखते हैं। तो टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो शेप एंड साइज जो होता है वो डोमिनेंट है अर्थ के ऊपर। खैर ये देखो गांट फॉर्म यानी कि जो टेरिडोफाइट्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बट इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फिश वगैरह तो देख लिया, दे विल फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट स्लोली। सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू द वाटर टू इवॉल्व फिश लाइक रेप्टाइल प्रोबेबली 200 मिलियन पहले। इसका एग्जाम्पल है आपको इसका एग्जाम्पल है इथियोसोरस, मतलब कि 200 मिलियन ईयर पहले की बात है कि एक रेप्टाइल था जो कि वापस पानी में चला गया और वो वापस फिश में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम था इथियोसोरस। द लैंड रेप्टाइल वेयर ऑफकोर्स द डायनासोर। लैंड पे जो रेप्टाइल रह रहे थे उसका नाम ऑफकोर्स डायनासोर्स था। डायनासोर्स रेप्टाइल के ग्रुप में आता है। द बिगेस्ट ऑफ देम, उनमें से जो सबसे बड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायनासोर में जो सबसे बड़ा था डैट इज़ टायरेनोसोरस, जो कि लगभग 20 फीट उसका हाइट था एंड बहुत ही मतलब बड़ा था। हैड हग फियरसम डैगर लाइक टीथ, उसका जो दांत था वो फियरसम डैगर लाइक का था। और लगभग 65 मिलियन ईयर पहले जो डायनासोर थे वो अचानक से डिसअपेयर हो गए अर्थ से। हम लोग को अभी तक नहीं पता है कि रीज़न क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मर गए उन लोग, हालांकि कुछ लोग कहते हैं मोस्ट कि वो लोग कुछ बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। द ट्रूथ में लाइव इन बिटवीन, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि एक डायनासोर क्यों ख़त्म हो गए, क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वो लोग ख़त्म नहीं हुए, मतलब बर्ड में कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ख़त्म हो गए, ठीक है। स्मॉल साइज जो रेप्टाइल था वो अभी भी ईरा में, मतलब अभी के टाइम पे अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मैमल के। तो जो फर्स्ट मैमल था वो स्क्रीव लाइक था, ठीक है। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज का, जो फॉसिल था स्मॉल साइज का था। मैमल्स वेयर विविपेरस, मैमल विविपेरस होते हैं एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर बॉडी, यानी कि वही चीज़ है कि यूट्रस के अंदर बॉडी में बेबी तैयार होता है।
मैमल वेयर नॉट इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। मैमल जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे, उसके पास सेंस ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो डेंजर से यानी कि ख़तरों से बचते थे। जब रेप्टाइल उनके पास आता था तो जो मैमल है वो टुक ओवर दिस अर्थ, ठीक है, केम डाउन मैमल जब व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल टुक वेयर ओवर दिस अर्थ। देयर वेयर इन साउथ अमेरिका में के जो मैमल थे जैसे रिजेंबल करते थे हॉर्स से, हिप्पोमैटस से, हिप्पोटेमस और बियर से, रैबिट से, ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। जब साउथ यानी कि जब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ जो साउथ अमेरिका था वो नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन कर गया और जो एनिमल थे वो भी मिल गए साउथ अमेरिका की फाउना के साथ। और ड्यू टू सेम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, एक ही तरह के कंटिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। यानी कि जब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे के साथ मिल गया, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया पे जो मैमल रहते थे उन लोगों के अंदर कंपटीशन कम हुआ और जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव करने में सर्वाइव कर पाए। इसके अलावा है कि वी फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं कि सम मैमल लाइव होली इन वाटर। कुछ मैमल है जो कि पूरी तरह से पानी में रहते हैं जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन। देखो बच्चों, व्हेल को अक्सर बच्चे मछली समझते हैं, फिश समझते हैं, डॉल्फिन को मछली समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैमल और डॉल्फिन दोनों ही व्हेल और डॉल्फिन दोनों ही मैमल के अंदर आता है। सील्स हुआ, सी काऊ हुआ, इस कुछ एग्जाम्पल है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ये भी कुछ स्पेशल हिस्ट्री है हमारी एवोल्यूशन की। इसके अलावा हायर क्लास में इस चीज़ों को हम लोग को लैंग्वेज वो ठीक करना है। मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज़ द इवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो मैन की है, क्योंकि उसने क्या, ये भी क्वेश्चन बाबू बहुत बार रिपीट हुआ है कि मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज़ इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये चीज़ और कहीं पे नहीं था। इसके अलावा है कि ये तो कुछ फिगर है रफ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन।